हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है CISF। यहाँ पे आप सही कर लेंगे, CISF को संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर है CISF राइट आंसर है। बता देते हैं कि 13 दिसंबर 2023 को हुई संसद की सुरक्षा की चूक की घटना के बाद गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की जो व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपा है। अब पूरी सुरक्षा CISF की होगी यहाँ पर, ठीक है। और बता देते हैं कि CISF सिक्योरिटी और फायर विंग के हवाले ये सुरक्षा जो है संसद भवन की कर दी गई है। और इससे पहले तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद भवन की सुरक्षा कर रहे थे। अब ये सुरक्षा जो है वो CISF को सौंप दी गई है। तो याद रखना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। CISF आएगा तो इसके बारे में जान लेते हैं। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और CISF की जो स्थापना की गई थी वो 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो महानिदेशक हैं वो है अनीश दयाल सिंह, और ITBP के महानिदेशक भी अनीश दयाल सिंह है। तो अनीश दयाल सिंह इसके राइट आंसर है, महानिदेशक हैं CISF के। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इन सभी 10 क्वेश्चनों की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हाँ, मेरे छोटे बड़े भाई बहन सभी लोग प्लीज़ मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है आज का। पूछा गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय गणित दिवस है वो हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है 22 दिसंबर इसका राइट आंसर है। तो याद रखना, गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो याद रखना, ठीक है। और ये जो दिवस है वो महान गणितज्ञ जो रामानुजम की जयंती पर ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा जो हुई है मनाने की, वो 26 जनवरी 2012 को इसकी घोषणा की गई कि अब से जो है रामानुजम की जयंती पर 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाएगा। 25 वर्ष की आयु में जो त्रिघात एवं चतुर्घात समीकरण हल करने की तरीके की इन्होंने खोज की, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में गणित के विकास से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना ये सब पॉइंटों को। अब दिसंबर आया है तो दिसंबर माह के कुछ दिवस याद कर लेते हैं। 18 दिसंबर आपसे पूछे तो अभी मनाया गया 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, और 22 दिसंबर को गणित दिवस अभी मनाया गया, और 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, याद रखें। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट को याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष
का नाम बताइए, आपसे पूछा गया है। तो जो भारतीय कुश्ती महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संजय सिंह जो हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो संजय सिंह का नाम याद रखें। तो माना जाता है कि पूर्व प्रमुख जो ब्रजभूषण शरण सिंह की करीबी सहयोगी थे ये, ठीक है, और वाराणसी में रहने वाले थे ये, और महासंघ सचिव के पद पर प्रेमचंद लोचन जी ने अभी जीत हासिल की है। तो जो यहाँ भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं संजय सिंह। तो याद रखना संजय सिंह का नाम। 2023 के प्रमुख सम्मेलन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ प्रमुख ब्रिक्स 2023 का आयोजन जो है ये किया गया है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, सभी को पता होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जापान में किया गया था, तो याद रखना G7 का। और 42 नंबर का जो आसियान शिखर सम्मेलन है 2023 का, ये इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। और जो 7वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना इन सभी प्रमुख सम्मेलनों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो जो चंद्रयान 4 अब लॉन्च किया जाएगा, तो चंद्रयान 4 जो है वो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। लगभग 4 वर्ष उपरांत जो है बाद ये जो है चंद्रयान 4 इसरो से जो वहाँ के नमूने हैं वहाँ वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2028 को लॉन्च किया जाएगा। इसरो आया तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का पूर्ण रूप जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। और इसरो ने 4 साल में चंद्रमा से जो सैंपल्स वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। और चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वो 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखें चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, हाल ही में WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखें उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में जो शामिल किया गया था वो शामिल किया गया है नोमा। नोमा एक मुंह का कैंसर है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नोमा को शामिल किया गया है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के सूची में, तो नोमा इसका राइट आंसर है। तो याद रखेंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी जिसे NDTD की सूची में शामिल किया गया है। और यह जो बीमारी है ये गंभीर गैंग्रीनस रोग मुख्य रूप से यह मुंह और चेहरों को प्रभावित करती है यह बीमारी, और जिसमें मृत्यु 90% बताई गई है कि इसमें जो है मृत्यु दर है वो 90% हो जाती है। WHO की जो NTD की सूची में नोमा को शामिल किया गया है, और इसका उद्देश्य वैश्विक जागरूकता, अनुसंधान, वित्त पोषण और बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयासों को बढ़ावा, वंचित आबादी को संबोधित करना इसका जो है उद्देश्य बताया गया है। NTDD आया है, तो NTDD का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। तो ये सब याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रश्न के साथ समानता का अधिकार आपसे पूछे तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। और पोषण के विरुद्ध अधिकार आपसे पूछे तो पोषण के विरुद्ध अधिकार आप बताएंगे 23 से 24 अनुच्छेद के तक जो है पोषण के विरुद्ध अधिकार बताए गए हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 4 मौलिक अधिकार हैं, तो याद करके रखना 4 मौलिक अधिकार, उसके बारे में मैंने बताया है तो याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, नीति आयोग की कृषि
विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश जो है वो कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है, और पहले स्थान पर मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश है। तो याद रखेंगे इन सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के साथ। नीति आयोग आया, तो नीति आयोग की जो स्थापना की गई वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष जो है वर्तमान में वो है सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और CEO है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम जो हैं वो नीति आयोग के CEO हैं। और अध्यक्ष जो हैं वो है श्री सुमन बेरी, और जो है उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष जो हैं वो खुद प्रधानमंत्री जी होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के दर पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। गीता महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो किया जाता है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में हरियाणा राज्य में किया गया। कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास है, वहाँ पर किया गया है। और ये 24 दिसंबर तक किया जा रहा है इसका आयोजन, तो याद रखेंगे। और इस महत्वपूर्ण जो गीता महोत्सव है इसका आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है। और देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, बता देता हूं कि जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीश धनखड़, ये हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। इनके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। और इसकी जो थीम रखी गई है वसुदेव कुटुंबकम, श्री भगवत गीता और वैश्विक एकता, इसकी थीम रखी गई है, तो याद रखेंगे। और इस महोत्सव में असम को मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया है। असम राज्य को भी याद रखेंगे। असम को मुख्य भागीदार राज्य बनाया गया है इस महोत्सव में, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में। और जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसकी शुरुआत 1989 से इसकी शुरुआत होती है। तो इस बार जो मनाया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, याद रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन किया है जगदीश धनखड़ जी ने किया है, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और इसमें जो भागीदार देश रहा वो भागीदार जो राज्य रहा वो असम राज्य इसमें भागीदार रहा है, तो याद रखेंगे। अब जो महोत्सव आया तो 2023 के प्रमुख सम्मेलन को याद कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो रिवीजन पॉइंट हैं ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको जो ध्यान से नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विश्व वैश्विक जो है विश्व निवेश सम्मेलन आपसे पूछे तो ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 इसका भी आयोजन दिल्ली में किया गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में इसका भी आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और आपसे पूछे कि 7वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स आया है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स 2023 का शिखर सम्मेलन जो है ब्रिक्स 2023 इसका जो है सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। G7 जो 2023 जो शिखर सम्मेलन है ये इसका आयोजन जापान में किया गया है, याद रखेंगे। जापान में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। और जो 42 नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन 2023 में इंडोनेशिया में किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023, क्वाड जो है वो जापान के हिरोशिमा शहर में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023 के प्रमुख शिखर सम्मेलन थे, तो आप लोग रिवीजन जरूर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, आनंद विवाह अधिनियम, तो ये आनंद विवाह जो अधिनियम है वो जम्मू और कश्मीर
में अभी हाल ही में लागू किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम को लागू किया गया है। और ये जो अधिनियम है ये 2023 में जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में लागू किया गया है। और ये जो अधिनियम है संसद द्वारा 2012 में पारित किया गया था। और ये सिख समुदाय का जो है सिख समुदाय से संबंधित है, जो कि इसे आनंद का राज के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो इसका मुख्य अर्थ होता है खुशी और कार्य करना, मतलब खुशी मन से कार्य करना और खुशहाल जीवन की ओर कार्य करना, इसका जो उद्देश्य या अर्थ बताया गया है। तो ध्यान रखना, आनंद विवाह जो अधिनियम है ये सिख समुदाय से संबंधित एक शादी है, ठीक है, जो ये अधिनियम संसद द्वारा 2012 में पारित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो है फ्रांस ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्रांस देश ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 नॉर्वे को हरा के जीत ली है। तो नॉर्वे इसमें उप विजेता बना है और फ्रांस इसमें विजेता बन गया है। और इसका जो आयोजन है वो संयुक्त रूप से मिलकर डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसमें जो फ्रांस विजेता और नॉर्वे उप विजेता बन गया है। तो याद रखना, फ्रांस का तीसरा विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप है। यह फ्रांस ने तीसरी बार इसमें जीत हासिल की है। और यह विश्व महिला जो हैंडबॉल चैंपियनशिप है इसका जो इस बार जो 2023 में 26वां संस्करण है। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो है पुरुष वर्ग में विजेता, तो पुरुष वर्ग में जो विजेता है वो नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। देश भी आप याद करेंगे ज़रूर, ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं। तो ये सर्बिया देश के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच, जिसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीत लिया है। और इसमें जो महिला में जीता है वो आर्याना सबलेंका ने जीता है। जो आर्याना जो सबलेंका है वो बेलारूस की रहने वाली हैं। इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन 2023। इसमें जो पुरुष वर्ग में खिताब जीता है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के रहने वाले, आपको पता होगा। और महिला में ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन ओपन 2023, इसमें जो पुरुष का खिताब जीता है वो कार्लोस अल्कराज जो है उसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और जो महिला में जीता है वो बोद्रोशोवा ने जीता है, जो कि चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। और यूएस ओपन की बात करें तो यूएस ओपन में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला में जीता है कोको गॉफ, जो कि अमेरिका के रहने वाली हैं। तो ध्यान देना, जो नोवाक जोकोविच हैं वो 3 ग्रैंड स्लैम 2023 में जीत चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। केवल इन्होंने विंबलडन ओपन नहीं जीता है। तो याद रखेंगे, विंबलडन ओपन में पुरुष विजेता कार्लोस अल्कराज हो जाएंगे और सभी ग्रैंड स्लैम में जो पुरुष विजेता हैं वो नोवाक जोकोविच हैं। और कोको गॉफ ने अभी पहली बार जीता ये खिताब, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो यूएस ओपन अमेरिका में यूएस की रहने वाली कोको गॉफ ने जीता है। तो इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आपके लिए। इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन के ग्लोबल आइकन अवार्ड में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से जो ग्लोबल आइकन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो सम्मानित किया गया है श्रीनिवास नायक धरावत को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। श्रीनिवास नायक धरावत इसके राइट आंसर है। तो इन्हें जो है ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है, यह शिखर सम्मेलन जो इस बार थीम है वो है हैशटैग नाम 200। ये जो है यह हैशटैग ये भारतीयों की 100वीं वर्षगांठ के स्मरण उत्सव का ये प्रतीक बताया जाता है। तो ये जो
थीम हैशटैग रखी गई है, तो याद रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये श्रीनिवास नाइक धरावत, ये हैं रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के ये अध्यक्ष हैं। तो याद रखना, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास नायक धरावत। इनको जो है श्रीलंका के कोलंबो में G20 इनिशिएटिव जो शिखर सम्मेलन है G20 का, इसके ग्लोबल आइकन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखना इनका भी नाम। आइए कल का रिवीजन करते हैं, कल के रिवीजन पे चलते हैं। तो कल का रिवीजन मैं करता हूँ। पहला क्वेश्चन था कल का मेरा, किस हिंसा मामले की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राज्य कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद से के लिए अयोग्य ठहराया है। तो इसका जो राइट आंसर था यूएस कैपिटल हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, किस शहर में जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। तो राइट आंसर था नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है। तो ये की है आर्कटिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो किया जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कल का, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो लिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमेंडिल्स। तो याद रखना। और किस देश ने दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जूके-2 लॉन्च किया है। तो जूके-2 जो है चाइना ने लॉन्च किया है। डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े दौर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। तो इसकी शुरुआत जो है पंजाब राज्य द्वारा की गई है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, किस देश की तीसरी बार राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। मिस्र देश के जो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए अब्देल फतेह सीसी, और ये 2023 के गणतंत्र दिवस पर भारत में आए थे। तो याद रखना। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था लास्ट, कि किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया था। ये किया था गुजरात। तो ये गरबा जो है गुजरात का नृत्य है, तो इसे ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था, जो कि 15वें नंबर की है। तो ये सब याद करना, कल का रिवीजन था। चलते हैं आज का स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करके रखना। ये सारे क्वेश्चन जो है रिवीजन स्टैटिक जीके का एक नोट्स बनाएंगे और उसमें सारे क्वेश्चन डेली के डेली लिखते जाएंगे। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये केरल राज्य का है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1939 में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला आपसे पूछे तो संतोष यादव हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी हैं। तो 5 देश हैं और 10 अस्थायी हैं। तो कुल 15 देश हैं, याद रखना। ठीक है। और लौह पुरुष किस पुरुष को कहा जाता है। तो लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। कल का मेरा क्वेश्चन था आपसे, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज की है। तो वो की थी आईआईटी रोपड़ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट था। चलते हैं आज का क्वेश्चन पर रिवीजन करते हैं। आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, 37 नंबर का जो नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है श्री हरि नटराज। ऑप्शन नंबर बी मेरा है नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी है अनु रानी।
और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई चानू। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके क्वेश्चन का, तो आंसर का। तो चलते हैं दोस्तों, मैंने ये 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बता देते हैं कि अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो मेरे छोटे भाई जो भाई बहन हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आ रहा तो लाइक करें, और सभी दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।